हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड वाला। चलिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टाइम अलाउड है 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कुछ है। नंबर 1, इस क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स है, A B C। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स का, उसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होगा, उसमें से भी 16 अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उस 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए से 16, बी से 16, सी से 8, यानी 40 हो गया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए। तो हम रेकमेंड करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, पता है हमें कि 20 क्वेश्चन होगा, इसमें से सिर्फ 16 अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सारा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखा है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। लीस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। 1 तो हमें पता है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो ये लीस्ट प्राइम नंबर हमें 2 मिल गया। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 पहला कंपोजिट नंबर है, तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, यानी यहाँ पे 4 हो गया। एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तो एलसीएम आएगा 4 और 2 का 4 ही आएगा। HCF निकालना है 4 और 2 का, तो 2 आएगा। तो 4 और 2 का रेशियो पूछा है, तो 2:1 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन कोइंसाइड। लाइन्स तभी कोइंसाइड करते हैं जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। यानी यहाँ पे 5/15 इक्वल टू होना चाहिए 7/21 के, इक्वल टू होना चाहिए 3/K के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 7 3 जा 3 3 जा 9, के आ रहा है 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर ईस्ट, 150 मीटर नॉर्थ। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये कैसे होगा देखिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट की है, ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर जाती है, फिर नॉर्थ की तरफ 150। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देंगे। 200 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो गया। 15 का स्क्वायर 225 और 1 जीरो है तो 2 जीरो हो गया। दोनों को प्लस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 625 का स्क्वायर रूट 25 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, यानी 250 मीटर। ठीक है, चलिए 3 का हो गया बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इतना इतना, द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। रोम्बस पता है क्या होता है? इसका चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये पूरा अगर डायगोनल कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो ये 12 12 होगा, ये 12 ये 12। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये पूरा डायगोनल 32 है, तो ये 16 16 होगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं पाइथागोरस से। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ऐड करते हैं तो 004, स्क्वायर रूट लेंगे तो 20। ठीक है, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी 24 इंटू 32। और एक तरीके से और निकाल सकते हैं, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटते हैं, 12 जा, तो 12 इंटू 32 इक्वल टू बेस ही। अगर हम ये बेस माने तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ये लाइन इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड निकालना है हमें, इसको h लिखते हैं, और बेस यानी ये कितना है बेस? अभी हमने निकाला 20, चारों साइड इक्वल होता है, ये भी 20 होगा। 20 यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 2 10 जा, 2 16 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 जा 72, कैरी 7 19। ठीक है, और एक जीरो है तो पॉइंट 19.2 इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 का। आते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। 2 फेयर कॉइन्स टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड।
सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन आप उछालेंगे तो क्या तो आपको हेड हेड मिल सकता है, या फिर हेड टेल मिल सकता है, या फिर टेल हेड मिल सकता है, या फिर टेल टेल मिल सकता है। एट मोस्ट 1 हेड, मतलब एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा हेड नहीं है, एक से ज़्यादा हेड नहीं है, एक से ज़्यादा हेड नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स 3 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस का 4। तो 3/4 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, ए एम पी एन ऑल्टीट्यूड है दोनों के। ए बी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से ए बी बाई पी क्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा 2/3। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिए। ए एम पी एन जो ऑल्टीट्यूड है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो ऑल्टीट्यूड का भी रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल ही होता है, 2:3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड हो पेरीमीटर हो सबका रेशियो सेम होता है, साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो 6 का हो गया डी। आते हैं 7 पे, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 2। टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो और एंगल्स दिया होता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 साइन के साथ है, तो साइन का कौन सा वैल्यू 1 देता है, तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम अगर बीटा इक्वल टू ऑप्शन से जाए, अगर हम बीटा का जगह 0 डाल दें तो 2 × 0 माइनस, ठीक है, माइनस कॉस 0 यानी 1। तो ये तो 2 नहीं देगा, ये आंसर नहीं होगा। 90 अगर डालते हैं तो 2 × sin 90 यानी 1 माइनस कॉस 90 यानी 0। तो ये 2 सॉल्व हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और नहीं तो हम इसको आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन, मतलब 3 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 उधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट 1, इसका मतलब साइन बीटा 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स पे काम करते हैं। तो 1 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन 90, यानी बीटा जो है वो क्या किसके बराबर होगा 90 के। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इतना। किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इतना है, तो हमें दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो जरूर 2 × 5 इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसमें प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, 2 है और 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 दो लाइन्स है, एक है x इक्वल टू ए और एक है y इक्वल टू बी। ये दोनों कैसे हैं, तो x इक्वल टू ए का जब लाइन बनाएंगे, x इक्वल टू ए मतलब ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y इक्वल टू बी का लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों लाइन ही यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग है ये, ऑप्शन नंबर ए। 10 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर, तो 25 और 36 यानी 61 और उसका स्क्वायर रूट, तो रूट 61, ये डी आंसर इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ए स्क्वायर इतना है देन ए इज। तो ए का वैल्यू लेंगे तो रूट 21 और नीचे 5 आ जाएगा, तो रूट में फंसा है यानी ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 पे। एलसीएम एचसीएफ दिया है, x पूछा है, तो हमें पता है x × 18 इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ होगा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहे हैं आप, आराम से पहले वीडियो पॉज करके आराम से करने की कोशिश करेंगे। 13 ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बी पे है 90 डिग्री, तो ए और सी कहीं पे भी दे देते हैं। tan a √3 है, tan a, ठीक है, ये √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं tan a का कौन सा वैल्यू किस एंगल पे √3 होता है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री पे, तो a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री यहाँ पे। एक तरीका तो ये है, या फिर हम tan a इक्वल टू क्या p/h मान सकते हैं इसको। तो ये अगर a है, एक काम करते हैं तो चेंज कर देते हैं, थोड़ा ईजी होगा। इधर c देते हैं, इधर a देते हैं। ठीक है, तो √3 मतलब परपेंडिकुलर बाई 1 है, यहाँ पे बोल सकते हैं, तो बेस हो गया 1। इसको निकाल लेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट, तो 2 आ जाएगा ये। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमें इसका चाहिए cos a, cos a क्या होता है b/h यानी 1/2, cos c यहाँ पे b/h √3/2। ठीक है, माइनस sin a होता है p/h यानी √3/2,
साइन सी ये है, इसके लिए पी ये है, पी बाई एच यानी 1/2। तो ये दोनों सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एंगल्स 60 आ गया तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये अगर 60 आया है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो cos 30 डिग्री √3/2 ऐसे भी मान के कर सकते थे। साइन ए यानी साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2, और साइन सी यानी साइन 30 यानी 1/2 ऐसे भी करते तो 0 आता है। ठीक है, नंबर 14, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो ये रेस्पेक्टिवली। तो जब भी रेशियो रहता है तो हम एक्स में मानते हैं, लेट द एंगल्स बी एक्स, दूसरा एंगल भी एक्स और तीसरा एंगल 2x, और सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180। यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 45 डिग्री, यानी एंगल्स क्या क्या हो गया 45, ये भी 45 और ये 45 इंटू 2 यानी 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है और बाकी दोनों 45 और ये भी 45। द लार्जेस्ट एंगल बिंग सी, ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल यानी 90 है वो सी है, तो बच गया क्या ए और बी ये होंगे। द वैल्यू ऑफ ये सब सेक ए बाई कोसेक बी, इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं। सेक ए, सेक मतलब सेक 45 मतलब √2 होगा इसका। ठीक है, कोसेक बी यानी कोसेक 45 ये भी हो गया √2। tan ए तो 1 होता है tan 45, और cot बी ये भी cot 45 भी 1 होता है। कैंसिल आउट 1 - 1 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इतना इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस कितना जाना है 176 मीटर में है, सर्कमफेरेंस यानी 2 इंटू पाई, यानी पाई का वैल्यू डाल देते हैं एक ही बार, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 0.7, तो 7 लिखते हैं, नीचे 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और ये भी मीटर में है। ठीक है, तो काटा जाए, ये 7 कट गया, ये 10 को हटाते हैं, ऊपर डाल देते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 2 8 जा और 22 4 जा कट गया, तो 4 10 जा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे मूव करें 16 पे। ट्राइंगल ए बी सी सच डेट ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी है, तीनों साइड का लेंथ दे दिया है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंड ई एफ का वैल्यू 4 दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए हमें पता है पेरीमीटर का रेशियो और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इक्वल टू साइड्स के लेंथ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ई एफ दिया है, ठीक है, तो ई एफ हम यहाँ पे लिखते हैं, और इस ट्रायंगल के लिए क्या लिखना होगा, अगर हम इसके लिए ई एफ लिखे तो इसके लिए बी सी लिखना होगा। ठीक है, तो ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 3 + 2 5 और 7.5 7.5। डी ई एफ का पेरीमीटर निकालना है, बी सी कितना दिया है 2 दिया है, ई एफ भी कितना दिया है 4, ये 2 जा कटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर डी ई पैरेलल वी सी है। ठीक है, ए डी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, बी डी 4 दिया है, ठीक है, बी सी 14 दिया है, डी ई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके सवाल करना होगा। हमें पता है ट्राइंगल ए डी ई जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा किसके, बड़े वाले ट्राइंगल से। कैसे सिमिलर होगा, एंगल ए कॉमन, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पैरेलल था, ये भी इक्वल। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहा है, यानी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं ए डी। डायरेक्टली वैल्यू पुट करके करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड 3 लेते हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल से क्या लेना पड़ेगा, एक साइड 3 + 4 7 लेना पड़ेगा। फिर छोटे वाले ट्राइंगल से एक साइड अगर हम x लेते हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल से क्या लेना पड़ेगा 14 लेना पड़ेगा। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 7 2 जा तो x आता है 3 2 जा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे। चलिए 18, काफ़ी इजी क्वेश्चन है 18 और काफ़ी फेमस क्वेश्चन। tan बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3/4 होगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप चाहे तो यहाँ पे ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर बीटा है तो tan बीटा यानी 3, ये 4 3 4 तो ये होता है 5, तो 4 इंटू साइन बीटा यानी 3/5,
माइनस 3 कॉस बीटा यानी 4/5 नीचे जाएगा। फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये कितना मिल रहा है 12/5, ये भी मिल रहा है 12/5, ऊपर में 0 आएगा, मतलब पूरा ही 0 आएगा इसका आंसर, नीचे का लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? एक तरीका तो ये है, नहीं तो हम यहाँ पे tan कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या कर सकते थे, कॉस से डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे 4 tan बीटा मिलता -3, 4 tan बीटा +3। ठीक है, तो tan बीटा का वैल्यू पुट कर देते, सॉल्व हो जाता, उसमें भी 0 ही आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, सेकंड इक्वेशन कैन बी। डिपेंडेंट है यानी यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी a1/a2 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, और ये इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। तो -5 इसका अगर चेक करें 10 कितना आता है, -12, फिर 7/14 कितना आएगा 1/2, तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी पे अगर जाए तो -5 - 10 यानी 1/2, फिर है 7 और -14, तो यहाँ पे आएगा -1/2, फिर से इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं, -5 - 10 यानी हाफ, 7/14 ये भी हाफ, चलिए ठीक है, और इधर है 2 और इधर -4 होगा, इधर भेजेंगे तो, या फिर ये 2 को इधर बुलाएंगे तो -2 यानी ये -हाफ दे रहा होगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। -5/10 यानी -हाफ, फिर 7/14 ये भी -हाफ, और फिर उधर है 2/-4 ये भी -हाफ। ठीक है, इक्वल आ रहा है सब, तो ये होगा डिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, इसमें से कुछ लेटर्स उठाया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 26 में से जो लेटर उठाए वो इनमें से कोई एक लेटर होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितना है 26, उसमें से क्या क्या उठाने का चांस है, क्या तो हम m उठा सकते हैं, नहीं तो a, नहीं तो t, नहीं तो h, नहीं तो e। m तो हो गया, a भी हो गया, t भी हो गया, क्या तो i उठा सकते हैं, नहीं तो c उठा सकते हैं, नहीं तो s उठा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल आउट कीजिए, 2 4 जा, 2 13 जा, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 4/30 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन ए हो गया 20 क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 16 अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम 20 सॉल्व करके दिखाएंगे। इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, देयर एचसीएफ इज इतना, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। जब भी एचसीएफ दिया है तो हम मानते हैं लेट द नंबर्स बी 81A और दूसरा नंबर होगा 81B। ठीक है, जहाँ पे ए और बी में और कुछ कॉमन नहीं होगा, दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों का सम जो है, दोनों का सम वो दिया हुआ है 1215, यानी यहाँ पे अगर हम a + b निकाले 81 कॉमन लेकर और वहाँ पे काटे तो 15 आएगा ये। ठीक है, तो a और b का कौन सा वैल्यू हो सकता है, क्या तो हम a = 1 ले सकते हैं और b = 14, तब 15 आ जाएगा, या फिर a 2 ले सकते हैं, b 13 ले सकते हैं, 3 12 4 11 5 10 6 9 7 8 8 7, अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यही लास्ट था। ठीक है, और ए और बी का खास बात क्या है कि दोनों को प्राइम, आपस में कटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पेयर, ये हो जाएगा एक पेयर, ये नहीं होगा क्योंकि 3 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा एक पेयर, ये नहीं होगा, ये बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा। टोटल 1 2 3 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशंस बाय लाइंस ए बी एंड सी डी। दिख रहा है आपको, ए बी, ये रहा ए बी, और सी डी, ये 2 लाइन्स है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स एंड द लाइन x = 0। x = 0 लाइन कौन सा होता है, ये होता है या फिर ये होता है। तो x = 0 यानी ये y एक्सिस है, तो ये लाइन और 2 दिया हुआ लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो इसका बेस का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया बेस। हाइट कितना है तो 1 2, तो आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 बोला रहा था क्वेश्चन में, तो हम ये ट्रायंगल ले रहे होते और इसका एरिया निकालते हैं हाफ। इस केस में बेस कितना है 1 2 3, हाइट कितना है 1 2, तो इस केस में एरिया आ रहा था 3। ठीक है, चलिए 23, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। tan है cot है 2 दिया है, तो ऑलवेज मतलब अल्फा है ये, ऑलवेज अल्फा 45 डिग्री होता है। तो tan अल्फा फिर से 45 यानी 1 का पावर 20, cot 45 यानी 1 का पावर 20, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आंसर आएगा ये। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन, आप याद करके रखिए इस सवाल को, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भले ही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पावर चेंज कर देंगे, 40 पावर भी देंगे तब भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का पावर है वो। 24, इफ इतना इक्वल टू इतना दिया है, इतना इक्वल टू इतना, देन x प्लस वाई। दो इक्वेशन है आपके पास, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, फिर यहाँ पे है 131x प्लस 217y इक्वल टू यहाँ पे दिया है 827। हमें दोनों का बीच में प्लस साइन दिख रहा है, तो दोनों को हम प्लस करते हैं। तो इसको प्लस करेंगे 718 314 3x, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 843y, इसको प्लस करते हैं 10 3 4 और यहाँ पे 9 और 8 17, 348 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू तो 1740 बाई 348। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन वाइज जाते हैं, यहाँ पे 8 है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 दे, क्योंकि लास्ट में हमें 0 चाहिए। तो 8 5 जा 40, देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके उतना आता है कि नहीं। कैरी 4, 24 का 4, कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, हाँ, तो इसका मतलब ये 5 जा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से गए हम। तो x प्लस वाई आ रहा है 5। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस पूछा रहा था तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो एक बार हम x प्लस वाई निकालते, फिर एक बार x माइनस वाई निकालते। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस करके। चाहते तो हम इसको और भी कई सारा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा बड़ा नंबर्स है कि आप बहुत थक जाएंगे इसको करते करते, और हाई चांसेस है कि आप गलत कर दें। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में अगर x और y निकालने के लिए बोला जाता तो हम इसी मेथड को फॉलो करते, पहले x प्लस वाई निकालते, फिर x माइनस वाई निकालते, फिर सॉल्व करते। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा छोटा इक्वेशन आ जाता है, ये दो इक्वेशन। आगे मूव करें 25 पे। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इतना दिया है, तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही होता है। तो p इंटू क्यू इक्वल टू 2 to 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो 2 to 1 किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल प्राइम नंबर से चेक करते जाइए, क्योंकि प्राइम नंबर से देना है। 2 तो नहीं होगा, 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 4 5 6 7 से जाएगा ये, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है। 8 9 10 11 से जाएगा क्या, नहीं। 12 13 13 से जाएगा क्या, 13 1 जा 13 और 91, हाँ 13 से जा रहा है। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। तो ये ही दो प्राइम नंबर हमें मिल गया। ठीक है, जो बड़ा वाला है वो p है, तो p हो गया 17, q हो गया 13, निकालना है 3p यानी 3 इंटू 17 माइनस 13। 51 माइनस 13 कितना आएगा, ये 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ पे आएगा 3 38। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 का सी। 26, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? टोटल कार्ड कितने, 52। ठीक है, उसमें से किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन भी कितने होते हैं, 4। तो आपको ये दो नहीं उठाने हैं, तो बचे हुए कितने उठाने हैं आपको, 54 में से 52 में से और ये 4 और ये 4 हटा दीजिए, यानी 44 आपको उठाने हैं। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए इसको 2 का टेबल से, 222 जा 226 211 213, तो 11/13 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 27, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। जब भी आपको ये स्टेटमेंट दिखे ना, 2 डाइस एक बार में फेंका जा रहा है, तो आप ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे। ठीक है, 2 डाइस फेंकने से ये सब आउटकम्स निकल सकता है। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, ये 6 कॉलम है 6 रो है, यानी 36 आउटकम्स है यहाँ पे 36।
तो क्वेश्चन में आगे बोला है द प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए, इसका चांस क्या है। तो टोटल तो 36 पता है हमें। तो ऐसे कौन से आउटकम है इस इमेज में देखिए आप, जहाँ पे 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, क्या तो 1,5 आ जाए, या फिर 2,5 आ जाए, या फिर 3,5 आ जाए, 4,5 आ जाए, 5,5 आ जाए, या फिर 6,5 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले डाइस में 5 आने लगे, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, और एक होगा 5,6। यही सब आउटकम्स आ सकता है जहाँ पे कम से कम एक बार 5 है, और तो कहीं 5 नहीं मिलेगा। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 5, 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 20, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं है, अल्फा है, इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया हुआ है। देन द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा आर। तो अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से तो दो वैल्यू दिया है कॉट अल्फा का, यानी जरूर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 को आइडेंटिटी लगा दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। थोड़ा सजा के लिखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीच में दोनों को मिला के लिखते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा था इसको लास्ट में लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बीच वाले को थोड़ा तोड़ देते हैं, 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का मिल रहा है 3 मिल जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस, अब कुछ कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉमन आएगा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉमन आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर अब साइन अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा आएगा एक बार, और इधर आ रहा होगा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट कीजिए तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको करके दिखाते हैं हम। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन को उधर भेजते नीचे में, तो 1 इक्वल टू कॉस बाई साइन आएगा यहाँ पे, मतलब कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा का एक वैल्यू तो 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से, और इस केस में अगर हम साइन को नीचे भेज रहे होंगे तो 2 आएगा, तो एक वैल्यू 1 और 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 28 का। 29, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त बोले थे ये क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बताइए, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट को इक्वेट करते हैं। एक डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो AC का 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, BD के, यानी 4 प्लस 3 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा फिर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेट करेंगे, 2 कटेगा, 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 यानी 6, x का वैल्यू 6 आ रहा होगा, एक ही में x का वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। y सॉल्व करेंगे तो 3 ही मिलेगा। चलिए 29 ऐसे हो गया। आते हैं 30 पे, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन देख के पहचानिए। सबसे पहले तो आप समझ रहे होंगे ये ट्रायंगल क्वेश्चन से चैप्टर है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। बताइए तो कौन सा 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल, पहले ABC लिख लेते हैं, सिमिलर होगा किसके, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी A है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी A है, तो यहाँ पे A के लिए A हो गया। ठीक है, फिर छोटा वाला ट्रायंगल का जो D है वो बड़ा वाला ट्रायंगल का C का इक्वल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का C के लिए यहाँ पे आ रहा होगा D, तो बच गया कौन सा,
ए डी हो गया, तो अब सी बच गया, तो यहाँ पे सी डालेंगे। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए बी बाई ए सी। समझ रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं? इधर हम ए बी लिए तो इधर ए सी लिए, फिर अब लेंगे बी सी तो इधर लेंगे सी डी, इक्वल टू बी सी बाई सी डी, इक्वल टू तीसरा कौन सा लेंगे? ए सी, इधर लेंगे ए डी। अब आराम से देखिए क्या क्या चाहिए। ए सी दिया है 8, अच्छा यहाँ से करते हैं ए बी। ए बी कितना है? ए बी अगर हम इसको x मान लें, बी डी निकालना भी है हमें, तो ये x मान लेते, तो 3 + x हो गया ये, बाई ए सी। ए सी कितना है क्वेश्चन में? 8 दिया है, इक्वल टू बी सी। बी सी इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए। ए सी, ए सी यानी 8, और यहाँ पे है ए डी। ए डी कितना है? 3। इसको सॉल्व कीजिए, 8 8 = 64 और 3 3 = 9 + 3x इक्वल टू 64। तो x इक्वल टू 64 में से ये घटाइए 55/3। ठीक है, सी इसका आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। ये हम जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वही पॉइंट होता है जो इस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे हो। यानी अगर कोई पॉइंट x, y इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट होगा दोनों पॉइंट से। याद है एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो रिलेशन इसमें भी फाइंड आउट करना है, बस लैंग्वेज पलट दिया है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो है वो a 4,5 और b -2,3 से इक्वी डिस्टेंट है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, 4 - 5 का तो हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा x माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। 16 - 8x प्लस x स्क्वायर 10y प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या नंबर्स में? नहीं कट रहा है, तो x एक साथ लाइए, -8x इधर है 4x तो -12x, y का काम कीजिए -10y यहाँ पे +6, मतलब हो जाएगा -4y इक्वल टू नंबर्स में इधर 4 और 9 हो गया 13, और इधर है 16 + 25 41 में से 13 गया तो 28। ठीक है, और माइनस का 28 वो बड़ा है, वहाँ पे माइनस कॉमन लेके काटते हैं और -4 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। कौन सा ऑप्शन है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, -7 इधर बुलाया गया है। चलिए आगे मूव कर जाए क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन द गिवन फिगर डी है मिड पॉइंट बी सी का, वैल्यू ऑफ ये बताइए। कॉट वाई क्या होता है? b/p। कॉट वाई ये रहा, तो बेस क्या है? AC बाई p, परपेंडिकुलर क्या है? BC। ये हो गया कॉट वाई का वैल्यू। फिर कॉट x चाहिए ये वाला, इसका बेस कितना है? AC ही है, और परपेंडिकुलर कितना है? CD है। AC कट गया, सुलझाएंगे तो आएगा CD बाई BC। अब यहाँ पे बोला है D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, यानी CD को CD ही रहने देते हैं, और BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। 32 हो गया। 33, स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच दिस वन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। 1/13 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्लेसेस तक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे 13 हटाना पड़ेगा, नीचे में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 13 को हटाने के लिए ऊपर 13 से काटेंगे हम यहाँ पे, और नीचे में 2 डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आ जाएगा, तो 13/100 इसका आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझे? 3 लिखा रहता तो क्या होता है इसका आंसर? 13/1000।
1 लिखा रहता तो 13/10, ठीक है। चलिए 34, sides AB and BE of a right angle at B are of length 16 and 8 cm respectively। तो AB 16 दिया है, BE 8 दिया है, राइट ट्रायंगल है B पे। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB एक स्क्वायर है, तो इसका लेंथ जो इंस्क्राइब है ट्रायंगल के अंदर, इसका लेंथ पूछा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। अगर हम इसका लेंथ x माने, ये भी x हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल AFD लेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABE ले रहे होंगे, ठीक है। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सिमिलर है। कैसे? छोटे ट्रायंगल में भी A, बड़े ट्रायंगल में भी A, तो एक एंगल ये मिल गया, छोटा में ये 90, बड़ा में ये 90, ठीक है। एंगल से सिमिलर है, तो सिमिलर है इसका मतलब क्या हो सकता है अब इसके बाद? तो देखिए हम बोल सकते हैं कि छोटे वाले का ये साइड कितना होगा, ये साइड पूरा है 16, इतना दूर है x, तो 16 - x। छोटे वाले का ये साइड y, बड़े वाले का ये साइड कितना है 16 है, इक्वल टू होगा छोटे वाले का ये साइड कितना है x y, बड़े वाले का ये साइड कितना है 8। यहाँ से काटेंगे 2, 16 - x इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू 16/3। ऑप्शन नंबर बी हो रहा होगा इसका आंसर। समझे इसका लॉजिक क्या था करने का? चलिए 35, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R एंड S इन द रेशियो K:1। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? अगर रेशियो K:1 है तो हम क्या बताए हैं, K × 9 यानी 9K माइनस 1 × 1 1 बाई K+1, कॉमा Y कोऑर्डिनेट होगा K × 8 यानी 8K प्लस 3 × 1 3 बाई K+1। ये P का कोऑर्डिनेट मिल गया। इफ P लाइज ऑन, ये P इस पे लाई करता है मतलब P का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x के जगह पे ये डालिए, x के जगह पे ये डालिए, y के जगह पे ये डालिए, सॉल्व कीजिए। तो x का जगह पे 9K - 1 बाई K+1 माइनस y के जगह पे 8K + 3 बाई K+1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं K+1, तो 9K - 1 माइनस 8K माइनस 3 प्लस 2K प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9K - 8K, K प्लस 2K, तो आ गया 3K, -3 - 1 -4 और प्लस 1 तो -3 इक्वल टू 0। तो K का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, कुछ गलती हुआ क्या? यहाँ पे 2 होगा ना। चलिए तो ये 2 से कितना हो गया, -4 और +2 यानी -2, तो K का वैल्यू आ रहा होगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा होगा इसका आंसर 35 का, ठीक है। 36, इन द फिगर गिवन बिलो, इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है। EFGH आर मिड पॉइंट ऑफ सब साइड्स का, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो इस ट्रायंगल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। पूरा साइड कितना है 14 है, मतलब यहाँ से यहाँ 14 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, उसका हाफ 7 हो जाएगा। तो रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक 7 होगा। एक बार इरेज करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, क्या आएगा πr²/2, r की जगह पे 7 डाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एरिया कैसे निकाले। तो देखिए ये आधा स्क्वायर का एरिया में से एक क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट, यानी सेमी सर्कल का दो क्वाड्रेंट मिलकर सेमी सर्कल बनाता है। तो इस आधा स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, समझ रहे। तो कैसे होगा देखिए, आधा स्क्वायर का एरिया कितना होगा, पूरा का एरिया कितना है 14 × 14, चलिए कर ही देते हैं 14 × 14/2। ये हो गया आधा स्क्वायर का एरिया में से माइनस कर देना है एक सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, ठीक है। और ये एरिया और ये एरिया को प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 7 जा और 14 7 जा 98, यानी ऑप्शन नंबर सी हो रहा होगा आंसर। चलिए आगे मूव कर जाए 37 पे।
गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 congruent सर्कल्स of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter. ये दिख रहा है दो सर्कल ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का लेंथ भी कितना है 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, चलिए. टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स, तो इन सब डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है आपको. कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल ले तो सब तो सेम होगा, समझ रहे. चलिए, एक लॉजिक तो आपने समझा. इसके बाद ये पूरा का एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है. हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे जो कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है, इसमें से ये जो नीचे का एरिया है, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे. फिर उसको ऐसा कितना सेगमेंट है, 1 2, यहाँ पे भी कितना बनेगा 2 4 हो गया, 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने का कोशिश किया जाए. तो एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, यहाँ पे एक सेगमेंट है जिसका लेंथ है 1, सेंटर है, रेडियस भी 1 है, इसका रेडियस भी 1 है. तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जहाँ पे ये एंगल कितना होगा बताइए, 60 डिग्री. तो सेगमेंट यानी इसका एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये मिल गया एक सेगमेंट का एरिया. ऐसा कितना सेगमेंट है, 8 है. चलिए, तो ऑप्शन में तो एक ही में 8 दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं. 8 थीटा है 60/360, पाई रहने दीजिए, सवाल में पाई है ऑप्शन में. रेडियस है 1, तो 1 नहीं डालते, माइनस √3/4, साइड भी है 1 नहीं डालते, 1/6 यानी π/6 माइनस √3/4 ये रहा, और 8. ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है. ठीक है, अच्छा सवाल था. 38, 2 जीरो आपको दे दिया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दोनों जीरो पी और क्यू का वैल्यू निकालना है. तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है. यहीं से सॉल्व हो जाएगा. तो 2 + 1/2 -5/p यानी 5/2 इक्वल टू -5/p. p निकालेंगे यहाँ से -2. 2 × 1/2 इक्वल टू c, यानी इक्वल टू है यहाँ पे c मतलब r, a मतलब p. ये कट गया, तो 1 = r/p का वैल्यू अभी आया -2, तो r भी आ रहा है -2. तो p = r = -2. ऑप्शन बी इसका आंसर. 39, थक गए क्या आप लोग, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, खत्म होने वाला है. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इतना दिया है, यानी 2πr = 100. साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, डायग्राम बनाना पड़ेगा. एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड है. इसका साइड निकालना है स्क्वायर का, x मान लेते हैं. यहाँ से इसका रेडियस पता करते हैं, तो क्या आएगा 50/π. ये डिस्टेंस हो गया 50/π. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 50/π होगा. ठीक है, और ये स्क्वायर का डायगोनल बन गया. स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a. इसका वैल्यू है 50/π प्लस 50/π, यानी कितना है ये 100/π. तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 100/√2π. ऑप्शन में है, ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो √2 को सिंप्लीफाई कीजिए, √2/√2 यानी ये 250 जा, तो 50√2/π, 50√2/π. ऑप्शन नंबर सी आ रहा है. ठीक है, 39 का हो गया सी. आगे मूव किया जाए 40 पे. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन एंड दिस वन. पहले इसको सिंपल बनाइए. 3 का पावर x + y = 243, यानी 3 का पावर 5 है ये, तो x + y आ गया 5. फिर यहाँ पे 3 का पावर 5 का पावर x - y = 3 का पावर 1, तो 5x - 5y = 1. यहाँ पे a1/a2 निकाले तो 1/5, b1/b2 निकाले तो 1/-5, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा
1 सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए 40 तो ख़त्म हो गया ये सेक्शन बी। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, कोई 8 करने हैं। चलिए केस स्टडी 1। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज अ पाथ ऑफ ड्राइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द ड्राइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज पैराबोला। या पैराबोला शेप देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है ये। फिर एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ ड्राइविंग बोर्ड, ठीक है, 48 फीट अबव द वाटर लेवल। तो इनिशियल हाइट उसका 48 फीट था। सी टू का डाइव इनटू द पूल, हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इन एनी टाइम टी इन सेकेंड्स इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी इतना। मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर t इक्वल टू 1, 1 सेकेंड बाद अगर उसका हाइट निकालना है तो t का वैल्यू इसमें 1 पुट कीजिए तो आपको हाइट मिल जाएगा कितना ऊंचाई पे थी वो। 2 सेकेंड बाद अगर हाइट निकालना है तो यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो हमें पता है जब t इक्वल टू 0 होगा ना, जब समय 0 था तो उसका हाइट कितना था, 48 था, यानी t का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो -16 0 स्क्वायर प्लस 8 0 प्लस k कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो k का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 48। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 42 में लिखा है कि एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। पानी को टच कर रही है, मतलब हाइट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हाइट कितना है यहाँ पे, -16t स्क्वायर प्लस 8t। तो डालते हैं यहाँ पे -16t स्क्वायर प्लस 8t, t है यहाँ पे, फिर क्या है प्लस k यानी 48 प्लस 48 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से t का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो -8 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने आपको आता ही है। 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। 2t कॉमन लेंगे, t माइनस 2 प्लस 3t माइनस 2, तो यहाँ पे मिलेगा t माइनस 2, यहाँ पे मिलेगा 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे t का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, इससे t का वैल्यू मिलेगा 2, यानी 2 सेकेंड्स पे वो पानी को टच कर देगी। नंबर 43, रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt। रीता का जो हाइट है वो एक और पॉलिनोमियल से दिया जा रहा है pt से, जिसका 2 जीरो है इतना, वो पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जीरो से पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हमें पता है, k इंटू टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो k टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, -1 प्लस 2 यानी कितना आएगा, +1t, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2, ठीक है, इतना आ गया h। अब यहाँ से हमें k का वैल्यू भी चाहिए क्योंकि ऑप्शन में k नहीं है। तो हमें पता है जब टाइम 0 होता है तो हाइट कितना होता है, 48 होता है। तो 48 इक्वल टू k टाइम 0 माइनस 2, यहाँ से k का वैल्यू आएगा -24। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे डालिए -24, तो -24t स्क्वायर प्लस 24t और कितना आ जाएगा +48, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका आ रहा होगा आंसर। 43 का डी है। चलिए 44, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस इतना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, इज मॉडलिंग अनूज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम t। QT, इस पॉलिनोमियल QT को निकालना है। तो QT क्या होगा, k ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1t, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -6, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे भी हमें पता है ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 48 होता है जब t क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है 6 माइनस 8 जा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें डालेंगे -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, यानी ऑप्शन नंबर सी हो रहा है इसका आंसर, ठीक है। 44 का सी है। 45, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जीरोस नेगेटिव है, यानी जब सम ऑफ जीरोस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, नेगेटिव कट जाता है। इसका मतलब -b/a यानी -k - 3/a यानी -12 इक्वल टू 0।
तो k इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो रहा होगा आंसर। आगे मूव करें, ये और एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है इसका। तो अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ यानी ग्रास, बट नाउ अ डेज it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yard by 60 yard. Goals consist of two upright posts placed equidistant from the entire center of the back line joined at the top. कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको भी। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। The coordinates of the centroid of triangle EHJ, कहाँ है E? ये रहा E, H और J। तो इस ट्रायंगल से बने हुए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम आपको बता रखे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यही होता है। तो यहाँ पे EHJ का कोऑर्डिनेट चाहिए। E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा साफ कर लेते हैं। E का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख के पता चल रहा है 2 और 1। H का बताइए, तो -2 और 4, ठीक है, देख के लिख रहे हैं यहाँ से। और J का बताइए तो -2 कॉमा -2। अब ऐड कीजिए, तो -2 + 2 -2 बाई 3। फिर यहाँ पे इस y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y1 कितना है, 4, 1 और -2, तो 4 + 1 -2 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ गया -2/3, इधर आ गया 3/3 यानी 1, तो -2/3, 1। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज से कोई काम नहीं पड़ा, सवाल देखते ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 47 भी कुछ इसी टाइप का है। इफ़ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, पी का डिस्टेंस ए जी से इक्वल है। कहाँ है ए, ये रहा ए और ये रहा जी, तो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा पी, सच डेट ए पी जी आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी ए जी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका बीचों बीच P है, P मिड पॉइंट है बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बताना है, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,6, ग्राफ से देख के लिख रहे हैं। G का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 1, -3। तो P का बता दीजिए, 3 + 1/2 यानी 2, 6 - 3 यानी 3/2, 2, 3/2 आंसर आना चाहिए C, ठीक है। आगे मूव करें 48 पे। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होता है, x, 0, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम I एंड E, कहाँ है, ये रहा I, ये रहा I और ये रहा E। तो इन दोनों से बराबर दूरी पर एक्स एक्सिस पे यहीं पे कहीं पे पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देख के ही पता चल, देखिए y0 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। और यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो इन दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू इसका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला, और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड के क्यू ई आर कोलिनियर। एक पॉइंट यहाँ पे है K, एक पॉइंट है यहाँ पे E, ठीक है। और इसी लाइन पे K और E के लाइन पे कहीं पे पॉइंट है Q, ठीक है। और Q बोला गया है कि K से दोगुनी दूरी पर है E के मुकाबले, मतलब KQ = QE 2:1 दिया है। ये लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो E का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे 2, 1। K का कोऑर्डिनेट हो गया -4, 1, ठीक है। तो Q निकालना है, लगाते हैं सेक्शन फार्मूला, 2 × 2 प्लस यहाँ पे आएगा -1 × 4, तो -4 बाई, अब बाई जो भी हो यहाँ पे देखिए 4 - 4 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करें 50 पे। नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। ये B और ये C, B और C से बराबर दूरी पे y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा।
तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस रूप में होता है, 0, y के रूप में होता है, ठीक है। यानी बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव साइड में है तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नेगेटिव तो होगा नहीं। नेगेटिव साइड में लेंगे तो देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या देख के इक्वी डिस्टेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, जरूर ये पॉजिटिव साइड में होगा, ये दूरी देख के लग रहा है इक्वी डिस्टेंट जैसा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं कि लेट द पॉइंट भी 0, y, बी का कोऑर्डिनेट लिखिए कितना होगा 4, 3, सी का कोऑर्डिनेट लिखिए कितना होगा 4, -1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कीजिए, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस यही है 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने खुद से भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इतना भी हलवा नहीं होने वाला है टर्म 1, आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर इसी नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं और अच्छा से आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ही टाइम वेस्ट मत कीजिए, सभी सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।